तो जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी विद सोहिल सेंटर में। हम लगातार की तरह आज भी एनसीईआरटी की सीरीज में आपके सामने आ चुके हैं और इसमें चैप्टर आपका चल रहा है फर्स्ट, ठोस अवस्था। ठीक है, अब जब ठोस अवस्था चल रहा है उसमें हमारा एक टॉपिक था क्रिस्टल, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारे वो डाल रखे हैं, तो आज हम क्रिस्टल को डायरेक्ट समझते हैं। इससे पहले के सारे टॉपिक हमने कवर करा चुके हैं। यहाँ से लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ से जितने भी टॉपिक हैं वो सब लगभग इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और बढ़िया से अपनी तैयारी को करते रहें। अब मैं लिखता हूँ, परिभाषा भी लिखता हूँ और आप कॉपी किताब लेकर के बैठें और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल, ठीक है यार, ये हो क्या रहा है आज, इस लैग कर रहा है। क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों, क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों जैसे, अगर लिखें हम ब्रैकेट में अणु, इकाइयों जैसे अणु, आयन, परमाणु, अणु आयन परमाणु को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है, जोड़ने से, इसको हटा दो, जोड़ने से बनता है। हमने इतना लिखा, जोड़ने से बनता है। ठीक है, अब क्या है, जो क्रिस्टल है ना, इस क्रिस्टल में क्या होता है, इसके अंदर जो अणु होते हैं, आयन होते हैं और परमाणु होते हैं, जो इनकी एक व्यवस्था होती है ना, इनकी जो व्यवस्था है वो एक निश्चित क्रम में जोड़ने से बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने आपको पूरी परिभाषा बोली और आप इस परिभाषा के आधार पर इसको बढ़िया तरीके से कर लें। ठीक है, क्रिस्टल क्या है, जब अणु आयन परमाणु की एक नियमित व्यवस्था होती है तो हम उसे क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में एक आ जाता है जालक, इसके बाद में है जालक। ठीक है, अब हम उन जालकों को समझते हैं बढ़िया तरीके से। अब जालक क्या है, देखा, अगर हम किसी का है तो क्रिस्टल, अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस में उनके अवयवी कण जैसे अणु आयन परमाणु होते हैं, अवयवी कण क्या ही होंगे, अणु आयन परमाणु होंगे। ठीक है, कोई एक निश्चित नियमित व्यवस्था में जोड़ते हैं तो उसको हम क्रिस्टल या जालक कहते हैं। इन दोनों की परिभाषाएं सेम ही हैं। तो हमारे पास में अभी हम देखते हैं, सबसे पहले जालक क्या है। एकक सेल के बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि एक नियमित रूप से चलते हैं ना। एकक सेल, हेडिंग डालते हैं हम, एकक सेल, हेडिंग डालते हैं हम एकक सेल। अब इस एकक सेल के बारे में हम अगर देखें तो एकक सेल क्या है। एकक सेल किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों, ठीक है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों, लिखो आप, एकल सेल क्या है, एकक सेल क्या है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की सबसे छोटी त्रिविम इकाई को दोहराने पर, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की सबसे छोटी त्रिविम इकाई को बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक तैयार होता है। क्रिस्टल जालक तैयार होता है। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, एक और लिख लिए, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई वह छोटी से छोटी इकाई जो बार बार
बार बार दोहराने पर किसी क्रिस्टल का निर्माण करती है, क्रिस्टल का निर्माण करती है, किसी क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे एकक सेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एकक सेल कहा जाता है। हमने इससे पहली वाली परिभाषा भी ऐसी बोली थी कि वह क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई जिसको बार बार दोहराते हैं त्रिविमी की, मतलब सॉरी, उसमें हमने उसे ऐसे बोला था, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की सबसे छोटी इकाई जो त्रिविम में बार बार दोहराई जाती है उसे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। देखिए वो थोड़ी सी ऐसी परिभाषाएं होती हैं, मतलब थोड़ा सा हो जाती है, वहाँ की बोलते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं कि क्रिस्टल एकल सेल क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने इस प्रकार की संरचना बनाई, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की संरचना अगर मैंने बनाई तो इस संरचना में क्या होगा, यहाँ पर मैं एक और संरचना बना दूँ इसी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ मैं इस प्रकार से, या फिर मैं एक और संरचना बना दूँ यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये जो संरचना बन रही है ये क्रिस्टल, मतलब एक तरीके से क्रिस्टल का निर्माण कर रही है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ गौर से देखूँ तो यहाँ पर मैं जो है ये वाला हिस्सा, ये एक ईंट के आकार का है। ये किसी भी, अब मैं इन्हीं संरचनाओं को बार बार दोहराऊं। मैं कल से यहाँ पर एक काम करेंगे, वो ले आएंगे लगा के, क्या नाम है, इमेज, तो सही रहेगा। क्योंकि इमेज से ये रहेगा ना कि मतलब चीज़ें समझ में अच्छी आएंगी, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा वैसे हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर एकल सेल आपके समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं जालक पे, ठीक है। तो जालक में क्या है, अरे भाई जालक लिख लें हेडिंग, ठीक है। जालक, तो जालक में क्या है कि इसमें लिखें जालक एकक सेल को बार बार दोहराने पर प्राप्त संरचना, प्राप्त संरचना जो प्राप्त होती है, दोहराने एकक सेल को बार बार दोहराने पर प्राप्त संरचना, दोहराने पर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एकक सेल को बार बार दोहराने पर संरचना जो प्राप्त होती है उसे ही जालक कहा जाता है, ठीक है, जालक कहा जाता है। अब हमने जालक देखा, अभी हम देखो जालक की अगर हम चित्र की बात करें तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा ऐसे ही चित्र बना रहा हूँ। अब मैं इन्हीं संरचनाओं को ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, इन्हीं संरचनाओं को मैं अगर दोहराता रहूँ तो इन संरचनाओं के दोहराने से जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, एकक सेल कहते हैं, मतलब जालक कहते हैं, सॉरी। अब हम देखते हैं उप सह संयोजन संख्या, ठीक है, उप सह संयोजन संख्या। इस उप सह संयोजन संख्या की बात करें अगर हम, तो इस उप सह संयोजन संख्या में क्या होता है, किसी क्रिस्टल किसी भी क्रिस्टल में
में कोई भी, किसी भी क्रिस्टल में कोई अवयवी कण, किसी क्रिस्टल में कोई अवयवी कण जितने नजदीकी कणों से घिरा होता है, से घिरा रहता है, उसे ही उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे ही उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। अगर हम उपसहसंयोजन संख्या के बारे में देखें तो क्या है उपसहसंयोजन संख्या? तो जैसे कि हमारे पास में कोई भी मतलब एक अवयवी कण है जितने नज़दीकी कणों से घिरा होगा, जैसे कि मतलब मान के चलो, इसमें अभी मैं आपको एक ये बताता हूँ, BCC, FCC, SCC और FCC। अब ये जो है ये सब इसी के उदाहरण हैं, परमाणु आयन जैसे कि आपस में आवेशित कण होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो है क्या नाम है इसका पॉइंट, इसको पॉइंट नहीं कण कहेंगे, कण, अणु आयन परमाणु, अणु आयन परमाणु। ठीक है, कण, अणु आयन परमाणु। अब जी जो है जी जितने भी अपने नज़दीकी परमाणुओं से घिरा होगा, ठीक है, इसी को ही हम क्या कहेंगे उपसहसंयोजन संख्या कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोशिका बना रहा हूँ, ठीक है, क्रिस्टल बना रहा हूँ। ठीक, अब मैंने ये बनाया क्रिस्टल, अब मैंने इसके केंद्र में एक परमाणु दे दिया। ठीक है, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके केंद्र में मैंने एक परमाणु दे दिया। कितने हो गए? ज़्यादा हो गए, ये वाला हटा दो। ठीक है, इसके केंद्र में मैंने एक परमाणु दे दिया। अब जो 8 जो अवयवी कण हैं साइडों से 8, और जो एक है वो 8 से घिरा हुआ है। ठीक है, ये हमारी किसकी वो संरचना है? BCC की। तो यहाँ पर एक बचा और एक, इसके जो अवयवी कण हैं वो कितने हैं? 2। जैसे कि जब कोई क्रिस्टल जालक, ठीक है, कोई भी कण है, जैसे केंद्रीय परमाणु कण है, कोई भी केंद्रीय परमाणु कण है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास में अणु आयन परमाणु होते हैं, तो इन अणु आयन परमाणु में कोई एक केंद्रीय कण है जो अपने आसपास के आयन, जैसे कि आसपास के आयनों से और कणों से सीधे संपर्क में रहता है, उसे ही उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो हम अब देखते हैं उपसहसंयोजन संख्या के उदाहरण। यह निम्न 3 प्रकार की होती हैं। 3 उपसहसंयोजन संख्या के उदाहरण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? SCC होगी, BCC होगी, FCC होगी। अब यहाँ इसका मतलब क्या है? इसके तो आसपास में सब में क्या होते हैं? परमाणु जैसे कि होंगे। ठीक है, इनके सब कोनों पे परमाणु लगे होंगे। ठीक है, तो ये परमाणु होंगे। ठीक, लेकिन इसमें एक केंद्र पे भी होगा, उसके साथ में यहाँ पर भी होगा। इसमें क्या होगा? फलक के केंद्रों पे भी होगा। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि जो परमाणु हैं, अणु आयन हैं, उनके आसपास का जो एरिया है वो भी अणु आयन परमाणु से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसे ही उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब हम इनको बांटते हैं
उप सहसंयोजन संख्या के प्रकार को। आगे चलते हैं, इनके बारे में देखते हैं। सरल एकक कोष्टिका। अब हम देखते हैं, हमारे पास में आता है सरल या आद्य, सरल या आद्य धन घन एकक कोष्टिका या सेल कह देते हैं, ठीक है, सेल। अब क्या है, इसमें लिखें, अगर इसमें लिखना है, मैं इसका संरचना बनाता हूं और मौखिक बोलता हूं, ठीक है। इसमें क्या है, एक ऐसा एकक सेल जिसके सभी कोनों पर, एक ऐसा एकक सेल जिसके सभी कोनों पर, एक ऐसा एकक सेल जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जिसके सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसे ही सरल एकक सेल, उसे ही सरल एकक सेल या धन एकक सेल कहते हैं, या घन एकक सेल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हेडिंग डालो, प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगी, इसके सारे के सारे जितने भी हैं कण हैं 8, ठीक है, परमाणु कितने हैं 8, 1 2, अगर इनको गिने 1 2 3 4, ठीक है, 8 है। और फिर 8 के कोनों पर, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु है, तो यहां से इसको काटेंगे तो जेड की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी आई, 1। और जालक बिंदु कितने हैं, जालक बिंदु प्रत्येक जाल वो कितने होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और 8 हो गए। जालक बिंदु कितने हैं, 8 हैं, तो जालक बिंदु की संख्या लिखो 8, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं हम। अब हमारे पास आता है केंद्रित घन एकक सेल, केंद्रित घन एकक सेल, केंद्रित घन एकक सेल। अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इसकी परिभाषा लिखो। एक ऐसा एकक सेल है जिसमें, एक ऐसा एकक सेल है जिसमें कोनों के अलावा भी अन्य स्थानों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसमें अन्य स्थानों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, केंद्रित धन एकक सेल कहा जाता है। अब यहां पर देखो एकक सेल के बारे में। एकक सेल पहले कोनों पर कितने होंगे, कोने पर 8 होंगे, ठीक है। फलक पर, प्रत्येक फलक पर कितने होंगे, 6 होंगे। कोर पर कितने होंगे, 12 होंगे। और केंद्र पर 1 होगा, ठीक है। केंद्र पर कितना होगा, 1 होगा। इसमें हमने इसीलिए लिखा था, इसकी परिभाषा ऐसे ही थी, एक ऐसा एकक सेल है जिसमें कोनों के अलावा किसी अन्य स्थानों पर, किन्हीं अन्य स्थानों पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रित धन एकक सेल। अब हम अगला अंतः केंद्रित एकक सेल, अंतः केंद्रित एकक सेल, अंतः केंद्रित एकक सेल। अंतः केंद्रित एकक सेल में इसको बोलते हैं हम BCC, और इससे सबसे ऊपर जो हमने पढ़ा था सरल वाले में, उसको बोलते हैं हम SCC। सरल वाले में इसको बोलते हैं SCC, ठीक है। अब अंतः केंद्रित की परिभाषा लिखो। अंतः केंद्रित में आएगा, एक ऐसा एकक सेल है, इसकी मैं वो बनाता हूँ स्ट्रक्चर जब तक,
एक ऐसा एकक सेल है, एक ऐसा एकक सेल है जिसमें कोनों के अलावा, जिसमें कोनों के अलावा एक ऐसा एकक सेल है जिसमें कोनों के अलावा घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है, जिसमें कोनों के अलावा घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। इसी व्यवस्था को केंद्रित अंतः केंद्रित धन एकक सेल कहते हैं। इसी व्यवस्था को अंतः केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। अगर इसके परमाणु, प्रभावी परमाणु की बात करें, प्रभावी परमाणु जैसे कि यहाँ पर कोनों पे तो हो ही, ठीक है, कोनों पर है ही, ठीक, तो इनकी अगर बात कर लें तो देखो क्या होगा। प्रभावी परमाणु, ये इसको हटा दो, परमाणु, ठीक है, प्रभावी परमाणु में क्या होगा, 8 तो क्या है हमारे पास में, 8 तो हैं और प्रत्येक मतलब कोने पर 8 हैं, 8 तो परमाणु हैं और हैं किस पे, प्रत्येक कोने पर, और प्लस एक केंद्र पर भी है। 8 से 8 को काट देंगे तो 1 बचा और प्लस में 1, तो इसमें जेड की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अब हम अगले पे चलते हैं, FCC जिसे बोलते हैं फलक केंद्रित एकक सेल, फलक केंद्रित एकक सेल। तो इसमें क्या है, इसकी परिभाषा लिखो, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं और इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। फलक केंद्रित एकक सेल में इसमें लिखना है, एक ऐसा एकक सेल है, एक ऐसा एकक सेल है, एक ऐसा एकक सेल है जिसमें कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर, जिसमें कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर, जिसमें कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर, जिसमें कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है, जिसमें कोनों के अलावा सभी फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है, सभी फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है। इसके प्रभावी परमाणु की बात कर लें तो वही बात है, 8 कोने प्रत्येक पर परमाणु, ठीक है, प्लस 6 फलक और 1/2 क्या है हमारे पास, परमाणु की संख्या। 6 फलक पर भी एक परमाणु है, ठीक है, ठीक, तो हम इसको काटेंगे जब 2 से, 2 तियां 6 और 8 एकम 8, तो यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर 3 मिलेगा, तो परमाणु की संख्या यहाँ पर Z का मान कितना हो गया, 4। तो ठीक है, क्या है ये हमारे पास में कोने के परमाणु हैं, 8 क्या है हमारे पास, कोनों के परमाणु हैं, 1/, प्रति एकक कोष्टिका का परमाणु है, प्रति एकक कोष्टिका का। ये हमारे 6 क्या हैं, फलक के परमाणु हैं, और जो 1/2 हैं परमाणु की प्रति एकक कोष्टिका के परमाणु हैं, ये परमाणु की प्रति एकक कोष्टिका के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। अगर आपको कोई दिक्कत रहती है, मुझे लगता है थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती होगी, ये हमारा मतलब वो क्या नाम है, अभी ऑनलाइन में तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है सेंटर, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि कैसे किसके समझ में आता है। ऑफलाइन में तो ये है बच्चे डाउट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, और अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं। और जो नोट्स हैं वो स्टडी विद सोहेल सेंटर यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी यही है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि बात करेंगे तो फिर हिसाब किताब फंस जाएगा, सवालों की ओर चलते हैं। तो अब हमारे पास ठोसों में निविड़ संकुलन संरचना, ठोसों में निविड़ संकुलित संरचना, ठोसों में निविड़ संकुलित संरचना के बारे में देखेंगे। अब ठोसों में निविड़ संकुलित संरचना क्या होती है, हम इसकी परिभाषा लिखते हैं।
देखो पहले मैं बताऊं, जब कोई संरचना बनाई जाती है, जैसे कि ये ठोस है, ये, तो इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनके बीच में कोई रिक्त स्थान, मतलब खाली स्थान ना रहे। मतलब एक ऐसी संरचना होती है बहुत जो चिपकी हुई होती है, उसको बोलते हैं निविड़ संकुलित संरचना। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। जब जालक में परमाणु जब जालक में परमाणुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहता है। कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहता है, तो क्या हो गया भैया, तो प्राप्त संरचना को निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। तो प्राप्त संरचना निविड़ संकुलित संरचना कहलाती है। ठीक है, तो प्राप्त संरचना निविड़ संकुलित संरचना कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली एक विमीय संरचना, एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। दूसरी द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना। तीसरी त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना। अब हम पहला एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना पर चलते हैं। एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। तो इसमें लिखें एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं को एक सीधी रेखा के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है। उसे एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। ये ऐसे होती है। ठीक है, यह ऐसे होती है। ठीक, इसकी ज्यामिति कैसी होती है? ज्यामिति क्या होगी? रेखीय होगी। ठीक है, ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय। और इस उपसह संयोजन संख्या क्या होगी? उपसह संयोजन संख्या इसकी होगी 2। ठीक है, द्विविमीय निमित्त संकुलित संरचना, द्विविमीय। ठीक है,
अब द्विविमीय में मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ द्विविमीय और बोलता हूँ मैं, आप लिखें द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना। जब परमाणु को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, जब परमाणु को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, जब परमाणु को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, जब परमाणु को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, जब परमाणु को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, जब परमाणु को दो अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त संरचना निविड़ संकुलित संरचना कहलाती है। तो प्राप्त संरचना निविड़ संकुलित संरचना कहलाती है। तो ये वाली, ऐसे वाली, ये प्राप्त संरचना निविड़ संकुलित संरचना कहलाएगी। ये भी ए है, ए है, ए है। इसको हम ए और ए कहते हैं। इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी? इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 होती है और इसकी ज्यामिति क्या है? वर्गाकार है। इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 है और ज्यामिति वर्गाकार है। ठीक है, अगला देखो, त्रिविमीय संरचना में लिखो, जब परमाणुओं को तीन अक्षों के अनुदिश, जब परमाणुओं को तीन अक्षों के अनुदिश, जब परमाणुओं को तीन अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त संरचना, तीन अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित करते हैं तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय संरचना कहलाती है। त्रिविमीय संरचना कहलाती है। जब द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना को, जब द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना को परतों के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, परतों के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, तो ऐसी संरचना त्रिविम कहलाती है। तो ऐसी संरचना त्रिविम कहलाती है। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हुई हो या कोई परेशानी हुई हो और समझने में जैसे भी कुछ भी, तो आप हमें एक बार कमेंट में बता सकते हैं। हम इसको और सुधारने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि यहाँ मुझे दिक्कत हुई या यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आया, तो आप इसको हमसे पूछ सकते हैं बाकायदा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम आपको बताएं ना। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाए और अच्छी तरीके से आपका जो बोर्ड है उसको 2027 का जैसे बोर्ड है आपका, इस 2027 को बढ़िया तरीके से और 100 मार्क्स गेन कराए जाएं। ठीक है, तो हम आपको बढ़िया तरीके से इसका सब कुछ कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।